गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, सो वेलकम टू द प्रीलिम्स बूस्टर सेशन। आज का पहला टॉपिक है सेंथिल बालाजी केस। ये टॉपिक आपका पॉलिटिकल इम्पोर्टेंट है। तो आम आदमी पार्टी के लीडर्स जो हैं वो कह तो रहे हैं कि केजरीवाल जी जो हैं, चाहे वो जुडिशल कस्टडी में हो लेकिन फिर भी वो चीफ मिनिस्टर बने रहेंगे। लेकिन जो जजमेंट्स हैं सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स की इस पर्टिकुलर केस में, ऐसे किसी अगर क्राइसिस डेवलप हो जाता है तो वो कुछ डिफरेंट बोलती हैं। ठीक है, तो ये जजमेंट्स जो हैं ये कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी, गुड गवर्नेंस और कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रस्ट को जो है वो फेथ रखती हैं और उसके बेसिस पर ही ये जजमेंट्स दी गई हैं। ठीक है, पब्लिक ऑफिस के कंटेक्स्ट में। तो एस रामाचंद्रन वर्सेस वी सेंथिल बालाजी केस में जो है कि एक तमिलनाडु के इलेक्ट्रिसिटी मिनिस्टर थे जिनको अरेस्ट किया गया ईडी द्वारा मनी लॉन्ड्रिंग के चार्जेस में लास्ट ईयर, और वो फिर भी जो है एक स्टेट मिनिस्टर बने रहे विदाउट पोर्टफोलियो जब वो जुडिशियल कस्टडी में थे। तो मद्रास हाई कोर्ट जब वो आर्गुमेंट्स हेयर कर रहे थे कि क्या एक मिनिस्टर जो है उनको पब्लिक ऑफिस छोड़ देना चाहिए, तो उन्होंने उसमें कहा कि जो है एक हाई डिग्री ऑफ मोरालिटी चाहिए होता है अगर कोई पर्सन जो है वो फाइनेंशियल स्कैंडल के किसी भी केस में अक्यूज्ड है। तो मद्रास हाई कोर्ट ने बोला कि अ, जो है अ, उन्हें क्या उन्होंने अपना जो है मिनिस्टर का जो ऑफिस है वो वर्चुअली 4 फीट कर दिया है जब वो डिटेन किए गए थे। क्या उन्होंने जो है अपने जो है आपको डिसेबल कर दिया है ड्यूटीज़ और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ निभाने के लिए एज अ पब्लिक सर्वेंट। तो ये आर्गुमेंट जो है ये केस को सुनते हुए 2014 की जजमेंट जो सुप्रीम कोर्ट की थी कॉन्स्टिट्यूशन बेंच की, मनोज नरूला वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में, सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा गया था कि 3 टेस्ट होते हैं। ठीक है, तो बेसिक नॉर्म तो ये है कि कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी क्या है जो अटैच होती है एक पब्लिक ऑफिस के साथ, क्या वो जो है वो कॉन्ट्राडिक्टरी हो रही है रूल ऑफ लॉ के कंटेक्स्ट में। दूसरा नॉर्म होता है गुड गवर्नेंस, कि जो अपने प्राइवेट इंटरेस्ट्स हैं उससे ऊपर उठते हुए आपको गुड गवर्नेंस के बारे में भी सोचना है। तीसरा होता है कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रस्ट, कि हाई डिग्री ऑफ मोरालिटी एक्सपेक्ट की जाती है एक पब्लिक ऑफिस से। तो इसका मतलब ये नहीं कि आप अरेस्ट हुए हो और आप फिर भी जो है वो सरकार चला रहे हो जेल से। तो मद्रास हाई कोर्ट का जो वर्डिक्ट आया उसमें ये कहा गया था कि एक मिनिस्टर को प्रैक्टिकल डिफ़िकल्टीज़ भी हैं अपार्ट फ्रॉम ये तीनों जो कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी, गुड गवर्नेंस और कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रस्ट के कंटेक्स्ट के अलावा प्रैक्टिकल डिफ़िकल्टीज़ भी हैं। एक मिनिस्टर जो जेल में बैठा है वो कैसे सेक्रेटरी को किसी भी जो है वो अपने फाइल्स लाने को कह सकता है जेल में, है ना। दूसरा, अगर फाइल्स ले भी आए कोई ऐसा सेक्रेटरी, तो वो फाइल्स तो ऑफ कोर्स प्रिजन अथॉरिटीज़ जो हैं वो थॉरली स्कैन करेंगी उस मिनिस्टर तक पहुंचने से पहले, जो कि प्रिजन रूल में कहा जाता है। तो फिर तो जो है सीक्रेसी वायलेट हो जाएगी इस गवर्नमेंट की, है ना। हाई कोर्ट ने ये भी कहा कि क्या एक ऐसे पर्सन को सैलरी पे की जानी चाहिए स्टेट द्वारा जो कि ड्यूटी परफॉर्म नहीं कर सकता वर्चुअली एक पब्लिक ऑफिस की जेल से। ठीक है, तो मिस्टर बालाजी जो हैं वो कम्प्लीटली ऑफ कोर्स डिस्क्वालिफिकेशन एज एन एमएलए तो नहीं ऑफ कोर्स सफ़र कर रहे थे रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट के अंदर, लेकिन पब्लिक मोरालिटी और कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी के ऊपर जो है आर्गुमेंट जब रखे गए तब कहा गया कि जो है हाई स्टैंडर्ड्स ऑफ मॉरल कंडक्ट एक्सपेक्ट किया जाता है ऐसे लोगों से, क्योंकि लोग इन लोगों में जो चीफ मिनिस्टर जैसी पोस्ट पर बैठे हैं उन पर फेथ रखते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि पॉलिटिकल कंपल्शन जो है वो पब्लिक मोरालिटी को आउटवे करे और जो है एक मिनिस्टर जेल से भी जो है वो अपने सरकार चलाता रहे। ठीक है, सो नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं एयर स्ट्राइक्स इन अफ़गानिस्तान। ये टॉपिक इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए इम्पोर्टेंट है। तो पाकिस्तान के फाइटर्स जो हैं उन्होंने अभी एयर स्ट्राइक्स की हैं अफ़गानिस्तान के दो प्रोविंसेस में, पाक्तिका और खोस्ट में, जिससे कि जो है फाइटिंग शुरू हो गई थी अभी रिसेंटली पाकिस्तान के और अफ़गानिस्तान के बॉर्डर पर। तो पाकिस्तान के मुताबिक तहरीक तालिबान पाकिस्तान और कुछ अदर स्प्लिंटर ग्रुप्स जो हैं वो प्राइम टारगेट थे इस एंटी टेररिस्ट ऑपरेशन के। तो अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के बॉर्डर के बारे में हम देखें तो दुरंद लाइन पर बेस्ड है ये बॉर्डर,
जो कि अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के बॉर्डर का नाम है। 1640 माइल का या 2600 से ऊपर किलोमीटर का ये बॉर्डर है। 1893 में इसको बॉर्डर को बनाया गया था ब्रिटिश इंडिया और एमिरेट ऑफ अफ़गानिस्तान के बीच में। तो जो दुरंद लाइन है वो एक पॉइंट ऑफ कंटेंशन भी है अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में सिंस 1947। ये लाइन जो है पश्तून डोमिनेटेड ट्राइबल एरियाज़ को कट करती है और पश्तून्स जो हैं वो इस लाइन को आर्टिफिशियल डिवीज़न मानते हैं, वो इसे एक्सेप्ट नहीं करते हैं। तो सक्सेसिव अफ़गान गवर्नमेंट्स भी जो हैं वो इसको नहीं मानती हैं इस लाइन को। तो डिसएग्रीमेंट रहता है कि बॉर्डर एरियाज़ पर, और जिसकी वजह से पाकिस्तान में और जो है तालिबान में टेंशन्स रहती हैं। जब से 2021 में तालिबान गवर्नमेंट पावर में आई है अफ़गानिस्तान में, तो ये टेंशन्स बढ़ती जा रही हैं। दुरंद लाइन को परमानेंट बॉर्डर वो नहीं मानते हैं, क्योंकि वो कहते हैं कि इससे जो पश्तून एथनिक ग्रुप है वो स्प्लिट हो गया है। तो टेंशन्स और बढ़ गई जब तहरीक तालिबान पाकिस्तान, जो कि पाकिस्तान का तालिबान है, उन्होंने सीज़ फायर जो है वो कॉल ऑफ की नवंबर 2022 में। वैसे तो अफ़गान तालिबान और टीटीपी सेपरेट ग्रुप्स हैं, लेकिन दोनों की आइडियोलॉजिकल लिंक्स सेम हैं। और जब से सीज़ फायर एंड हुआ, तो जो टीटीपी के जो एक्शंस हैं उससे अनप्रेसिडेंटेड सर्ज ऑफ वायलेंस हुआ अक्रॉस पाकिस्तान। बहुत ज़्यादा टेररिस्ट अटैक्स होने लगे पाकिस्तान के अंदर। ये सर्ज इन अटैक्स जो है उसकी वजह से जो है डिस्ट्रस्ट बढ़ता गया पाकिस्तान और तालिबान के बीच में। तो रिसेंटली अभी हुआ क्या, 7 पाकिस्तानी सोल्जर्स जो हैं वो एक सुसाइड बॉम्ब में जो है सुसाइड बॉम्बर द्वारा मारे गए और नॉर्थ वज़ीरिस्तान में। तो उसी के रिस्पांस में पाकिस्तान ने ये जो है वो एयर स्ट्राइक्स किए हैं। ठीक है, तो ये पहली बार नहीं हुआ है। पाकिस्तान ने अभी रिसेंटली अप्रैल 2022 में भी जो है एयर स्ट्राइक्स किए थे खोस्त और कुन्नार प्रोविंस में। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं इंडिया भूटान बायलैटरल रिलेशनशिप, इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए इंपॉर्टेंट है। पीएम मोदी ने रिसेंटली अभी 24 आवर्स की स्टेट विजिट जो है वो की है भूटान में। तो डिप्लोमेटिक रिलेशंस जो है इंडिया और भूटान के बीच में 1968 में इस्टेब्लिश हुए। तो जो बेसिक फ्रेमवर्क है दोनों कंट्रीज़ के बीच में उसको हम ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप एंड कोऑपरेशन कहते हैं, जो कि 1949 में साइन हुआ था दोनों कंट्रीज़ के बीच में, और इसको रिन्यू किया गया 2007 में। तो इंडिया भूटान एग्रीमेंट ऑन ट्रेड जो है वो पहली बार 1972 में साइन किया गया, और ये एक फ्री ट्रेड रजीम जो है वो बनाकर देता है दोनों कंट्रीज़ के बीच में। इंडिया जो है वो भूटान का टॉप ट्रेड पार्टनर है, जो कि इंडिया के लिए और इंडिया भूटान के लिए एक बहुत बड़ा इंपोर्ट सोर्स है, एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन भी है। लगभग 80% का जो भूटान का ओवरऑल ट्रेड है वो इंडिया के साथ ही होता है, जिसमें कि इंडिया के फेवर में है ये ट्रेड। ठीक है, बैलेंस ऑफ ट्रेड जो है। जो भूटानीज पिलग्रिम्स हैं वो बौद्ध गया, राजगीर, नालंदा, सिक्किम, उदयगिरी और बाकी बुद्धिस्ट साइट्स पर आते रहते हैं। हाइड्रो पावर कॉरपोरेशन जो है वो दोनों कंट्रीज़ के बीच में बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो रेवेन्यूज़ होते हैं हाइड्रो पावर से वो एक सिग्निफिकेंट पोर्शन होते हैं रॉयल भूटान गवर्नमेंट का। जो ऑनगोइंग कॉपरेशन है इंडिया और भूटान का हाइड्रो पावर सेक्टर में, ये 2006 के बायलैटरल एग्रीमेंट में कवर है, और उसके जो प्रोटोकॉल साइन किया गया था 2009 में उसमें भी कवर्ड है। 4 हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट्स हैं 2136 मेगावाट के, जो ऑलरेडी ऑपरेशनल है भूटान में और सप्लाई कर रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी इंडिया को। तो न्यू एरियाज़ ऑफ कॉपरेशन भी जो हैं वो एक्सप्लोर किए जा रहे हैं, जैसे कि भी मैप, रूपे वहाँ पर लॉन्च किया गया है। स्पेस कोऑपरेशन भी की जा रही है, अभी इंडिया भूटान सैटेलाइट भी लॉन्च की गई थी इसरो के द्वारा नवंबर 2022 में। अगर हम देखें तो 50,000 इंडियन सिटीजन्स भी भूटान में काम कर रहे हैं कंस्ट्रक्शन सेक्टर, एजुकेशन और टेक्निकल कंसल्टेंट्स के जो है वो रूप में इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में। इंडियन वर्कर्स कुछ तो जो बॉर्डर पर रहते हैं वो रोज़ भूटान जाते हैं और वापस आते हैं वहाँ से काम करके। ठीक है, एजुकेशनल कल्चरल कोऑपरेशन भी है, पीपल टू पीपल एक्सचेंजेस भी हैं। 950 स्कॉलरशिप्स जो हैं वो हर साल दी जाती हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा भूटानी स्टूडेंट्स को, ताकि वो इंडिया में पढ़ सकें। लगभग 4000 तो ऐसे भूटानीज़ हैं जो खुद ही अपने पैसे से भी इंडिया में अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज कर रहे हैं। तो पीएम मोदी जो है उन्होंने जब स्टेट विजिट पे की है तो उनको ऑर्डर ऑफ द ड्रुक ग्याल्पो भी मिला है अवार्ड, जो अनाउंस किया गया था 2021 में उनके लिए। ठीक है, नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं रीयूजेबल लैंडिंग व्हीकल।
लेक्स 02। ये टॉपिक सिक्योरिटी के लिए ये टॉपिक आपके साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने पुष्पक रीयूजेबल लैंडिंग व्हीकल लैंडिंग एक्सपेरिमेंट को जो है वो भी कंडक्ट किया है एरोनॉटिकल टेस्ट रेंज ऑफ चित्रदुर्ग कर्नाटका में। तो रीयूजेबल लैंडिंग व्हीकल जो है वो सेकेंड ऑफ द सीरीज़ है जो कि कंडक्ट किया गया है एरोनॉटिकल टेस्ट रेंज में। तो ये RLV LEX-02 इसमें लैंडिंग कैपेबिलिटीज़ दिखाई गई हैं रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल की। तो इस एक्सपेरिमेंट में ऑटोनॉमस लैंडिंग कैपेबिलिटी दिखाई गई है रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल की चैलेंजिंग कंडीशन से। एक हेलीकॉप्टर से इसको लॉन्च किया गया पुष्पक को इंडियन एयरफोर्स के चिनूक हेलीकॉप्टर द्वारा लगभग 4.5 किलोमीटर के ऑल्टीट्यूड से ऑटोनॉमसली इसने अप्रोच किया रनवे को विद क्रॉस रेंज करेक्शंस और प्रिसाइसली लैंड हुआ। ये मिशन जो है इसको विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर द्वारा अकम्प्लिश किया गया। तो रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल क्या होता है? एक स्पेस प्लेन जिसकी लो लिफ्ट टू ड्रैग रेशियो होती है। इसकी लैंडिंग जो है वो हाई वेलोसिटीज़ पर होती है लगभग 350 किलोमीटर पर आवर पर। और ये कई तरह के इंडिजिनस सिस्टम्स को जो है यूटिलाइज़ करता है जैसे लोकलाइज्ड नेविगेशन सिस्टम्स और उसको जिन सबको इसरो ने बनाया है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं ऑर्डर ऑफ द ड्रुक ग्याल्पो। ये टॉपिक आपके इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए इंपॉर्टेंट है। तो रिसेंटली PM मोदी को भूटान का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड ऑर्डर ऑफ द ड्रुक ग्याल्पो जो है वो मिला है। और अवार्ड तो 2021 में अनाउंस हो गया था बट ये अब जो है दिया अब गया है। तो भूटान का मोस्ट एस्टीम्ड सिविलियन एक्वलेट है ये। उन इंडिविजुअल्स को दिया जाता है जिन्होंने कुछ एक्सेप्शनल कंट्रीब्यूशन किया हो सोसाइटी में, सर्विस इंटेग्रिटी और लीडरशिप दिखाई हो। तो ये एक तरह से लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड होता है और ये इंडिया भूटान के रिलेशंस को आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन के लिए ये PM मोदी को दिया गया है। तो प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है वो फर्स्ट फॉरेन हेड बने हैं गवर्नमेंट के फॉरेन हेड ऑफ गवर्नमेंट बने हैं जिनको ये भूटान का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड दिया गया है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं मीटी स्टार्टअप हब। ये टॉपिक इकोनॉमी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT स्टार्टअप हब जो है वो इनोवेशन को एम्पावर कर रहा है, ग्रोथ को ड्राइव कर रहा है और सक्सेस फोर्ज कर रहा है स्टार्टअप महाकुंभ 2024 में। तो मीटी स्टार्टअप हब क्या है? एक इंडिपेंडेंट बिजनेस डिवीजन है डिजिटल इंडिया कॉरपोरेशन के अंडर मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में। ये बेसिकली एंटरप्रेन्योरशिप और इनोवेशन को फॉस्टर कर रहा है टेक्नोलॉजी सेक्टर में। स्टार्टअप्स, इंक्यूबेटर्स, सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस को सपोर्ट कर रहा है कई तरह के प्रोग्राम्स और इनिशिएटिव से। एक कंड्यूसिव इनोवेशन और स्टार्टअप इकोसिस्टम को बिल्ड करना इसका मिशन है। नेशनल कोऑर्डिनेशन, फैसिलिटेशन और मॉनिटरिंग सेंटर है ये, ठीक है। तो डिजिटल इंडिया कॉरपोरेशन क्या है? इसको मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स द्वारा सेटअप किया गया टू इनोवेट, डेवलप और डिप्लॉय इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन एंड टेक्नोलॉजी। ये एक जो है रोल ऑफ अ लीडर प्ले कर रहा है डिजिटल इंडिया कॉरपोरेशन ई गवर्नेंस प्रमोट करने के लिए। स्ट्रेटजिक सपोर्ट देता है ये मिनिस्ट्रीज एंड डिपार्टमेंट्स को सेंट्रल और स्टेट लेवल पर, ठीक है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं स्टियाग। ये टॉपिक आपके सिक्योरिटी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो इंडियन आर्मी ने एक सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट इनिशिएट की है अपनी टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटीज़ को बढ़ाने के लिए। तो उन्होंने जो है सिग्नल्स टेक्नोलॉजी इवैल्यूएशन एंड अडेप्टेशन ग्रुप बनाया है जो कि एक यूनिट है डेडिकेटेड जो है प्रॉपरली रिसर्च और फ्यूचरिस्टिक कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज़ को इवैल्यूएट करना, जैसे कि 6G, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग और क्वांटम कंप्यूटिंग, जिसका फिर मिलिट्री एप्लीकेशंस में इस्तेमाल किया जा सके। तो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव यही है कि ऐसी टेक्नोलॉजीज़ को नर्चर किया जाए जो कि वायर्ड और वायरलेस सिस्टम्स पर काम करती हैं। तो टेक्निकल स्काउटिंग करना, इवैल्यूएशन, डेवलपमेंट करना कोर टेक्नोलॉजीज़ की। तो जो ब्रिज है उसको डिवाइड करना आर्म्ड फोर्सेस और इंडस्ट्री और अकेडमिया में, ठीक है। सेल्फ रिलायंस लेकर आना, टेक्नोलॉजिकल सेल्फ सफिशिएंसी लाना आर्म्ड फोर्सेस में, ये सब इसके ऑब्जेक्टिव्स हैं। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं गालापागोस आइलैंड्स। ये टॉपिक एक एनवायरनमेंट के लिए इंपॉर्टेंट है। तो गालापागोस आइलैंड्स जो है वो जो कि एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, वहाँ पर प्रेशर आ रहा है राइजिंग विजिटर नंबर्स की वजह से, जिससे कि जो डेलिकेट बैलेंस है यूनिक इकोसिस्टम का वो डिस्टर्ब हो रहा है। गालापागोस आइलैंड जो है वो पैसिफिक ओशन में सिचुएटेड है, जो इक्वेटर के दोनों साइड पर फैला हुआ है ये आइलैंड। और ये आप देखोगे अगर मैप में तो इक्वेडर जो है
मतलब मैक्सिको के नीचे और इक्वेटर के पास, साउथ अमेरिका के बिल्कुल जो नॉर्थ वाला जो एरिया है वहाँ पर ये लोकेटेड है, लेफ्ट लेफ्ट साइड पर। ठीक है। तो जो है एक्चुअली मतलब ईस्ट साइड पर। ठीक है। तो वेस्ट वेस्ट साइड जो है आपका नॉर्थ पार्ट ऑफ साउथ अमेरिका, इक्वेटर के पास, वहाँ पर ये लोकेटेड है। तो गालापागोस जो है वो बहुत ही यंग और लार्जेस्ट आइलैंड्स हैं, जिसमें यंग लार्जेस्ट और यंगेस्ट आइलैंड्स इसाबेल और फर्नांडिना है। माउंट अजुल जो है वो यहाँ का हाईएस्ट पॉइंट है गालापागोस आइलैंड्स का। तो यहाँ पर जो क्लाइमेट है वो लो रेनफॉल, लो ह्यूमिडिटी और रिलेटिवली लो एंड एयर एंड वाटर टेम्परेचर्स से कैरेक्टराइज्ड है। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है ये 1978 से। गालापागोस में कई तरह की ऐसी स्पीशीज़ हैं जो और कहीं नहीं पाई जाती, यहीं पर ही एंडेमिक है। जैसे कि गालापागोस पेंगुइन, जो कि अकेला ऐसी पेंगुइन स्पीशीज़ है जो कि नदर्न हेमिस्फेयर में हमको देखने को मिलती है। अदरवाइज तो आपने सिर्फ इसको अंटार्कटिका में देखा होगा पेंगुइन को। ठीक है। So now let us see all these topics in English. So the first topic is Senthil Balaji case. This topic is important for your polity section. So while AAP leaders may be saying that Mr. Kejriwal will continue to remain Delhi's chief minister even when he is under the under the custody of ED, still he would be serving as the chief minister. But judgments in the Supreme Court and High Courts have previously concluded that constitutional morality, good governance, and constitutional trust are the basic norms for holding a public office. So, in this S. Ramachandran versus F. Senthil Balaji case, Balaji was a former Tamil Nadu electricity minister, and he was arrested by ED on money laundering charges last year. He continued to be a state minister without a portfolio while he was in judicial custody. So, Madras High Court was hearing the arguments made in the court on whether a minister must forfeit his right to occupy a public office, which demands, of course, a high degree of morality if he is accused of a financial scandal. Madras High Court heard arguments on whether he has virtually forfeited his office as a minister on account of being arrested and detained in prison, or in other words, by being in judicial custody, and whether he had disabled himself from performing the duties and responsibilities of being a public servant. So the arguments referred to a 2014 constitution bench judgment of Supreme Court in Manoj Narula versus Union of India case, in which Supreme Court held that the basic norm for holding a public office was constitutional morality, that is, to avoid acting in a manner contradictory to the rule of law. Second norm was good governance, which means that the government has to rise above narrow political interests or private interests. Third was constitutional trust, which means that high degree of morality is expected from public office. So Madras High Court highlighted the practical difficulties of being a minister while in custody. Ministers who were sitting in prison cannot ask the secretary of any state governments to get the files concerning any of the departments without breaching the oath of office. Even if somehow the secretaries bring the files to the prison, then these files would have to be scanned thoroughly by the prison authorities before it reaches the hands of a minister in prison, as per the normal procedure. High Court also asked whether a person should be paid salary from the state exchequer while he is occupying a public office without performing any duty attached to the office he held. So, Mr. Balaji did not completely suffer a disqualification as an MLA. Arguments were based more on the concern for public morality or constitutional morality. Citizens legitimately expect that the persons who are in power have high standards of moral conduct, and had described the role of a chief minister as the repository of people's faith. So political compulsion cannot outweigh the public morality. So requirements of good or clean governance and constitutional morality are supreme than any private interest. Okay. So the next topic is airstrikes in Afghanistan. This topic is important for your international relations. So Pakistani fighters carried out
airstrikes inside the Afghan provinces of Paktika and Khost, leading to fighting along the border. So, as per Afghan officials, at least 8 civilians died. And as per Pakistan, the Taliban Pakistan and other splinter groups were the prime targets of this intelligence based anti terrorist operation. So, if we look at Afghanistan Pakistan border, the Durand line is the border between Afghanistan and Pakistan. It was established in 1893 as the border between British India and Emirate of Afghanistan. So Durand Line has been a bone of contention between Afghanistan and Pakistan since 1947, when Pakistan became an independent nation. So this line cuts through Pashtun-dominated tribal areas, and the Pashtuns consider this line to be an artificial division. Okay, successive Afghan governments have also disputed the line. So the disagreement over the border has also caused tensions between Pakistan and Taliban. So, why has Pakistan's relationship with Taliban soured? So, after Taliban took control in 2021, tensions rose between the two countries because they refused especially the Taliban refused to accept the Durand line as a permanent border. They say that it splits the Pashtun ethnic group. Tensions further escalated after Tehreek-e-Taliban Pakistan, which is also known as Pakistan Taliban, called off a ceasefire in November 2022 when talks brokered by the Afghan Taliban broke down. Afghan Taliban and TTP both may be separate groups, but they have common ideological links. After the ceasefire ended, regrouped TTP uh, resulted in unprecedented surge of terror incidents across Pakistan, which led to a big increase in terror attacks. This surge in attacks since 2021 has also created distrust between Pakistan and Taliban. So, what has triggered the airstrikes? So, recently, Pakistan's 7 Pakistani soldiers were killed in a suicide bomb attack uh, in North Waziristan. So, Pakistani planes have responded in this manner this time. So, this is not the first time that Pakistan is carrying out any airstrikes inside Afghan Taliban or Afghanistan under the Taliban rule. So in April 2022, also, Pakistan military carried out a similar operation in Khost and Kunar provinces. So the next topic is India-Bhutan bilateral relationship. This topic is important for international relations. PM Modi has arrived had arri- PM Modi arrived in Paro, Bhutan, for a 24-hour state visit. Um, and if we look at India-Bhutan bilateral relationship, so formal diplomatic relations between the two countries were established in 1968, but the basic framework of the India-Bhutan relations is the Treaty of Friendship and Cooperation, which was signed in 1949 and it was renewed in 2007. So, India-Bhutan Agreement on Trade was first signed in 1972. This agreement establishes a free trade regime between the two countries, and India is Bhutan's top trade partner, both as an import source and an export destination. So, uh, of course, India accounts for 80% of Bhutan's overall trade, with the balance of trade in India's favor, of course. Bhutanese pilgrims travel to Bodh Gaya, Rajgir, Nalanda, Sikkim, Udaigiri, and other Buddhist sites in India. A mutually beneficial hydropower cooperation with Bhutan is also a key pillar of our economic cooperation. Revenues from hydropower constitute a significant portion of total revenues of the Bhutan government. Also, the ongoing cooperation between India and Bhutan in hydropower sector is covered under the 2006 bilateral agreement for cooperation and its protocol, which was signed in 2009. Four hydropower projects totaling 2136 megawatt are already operational in Bhutan and are supplying electricity to India. So, if we look at new areas of cooperation, then full interoperability of the flagship digital project RuPay has been successfully completed. Bhutan also became the second country to launch BHIM app. Space cooperation is also a new and promising area of bilateral cooperation between the two countries. India Bhutan satellite was also launched in November 2022 by ISRO's PSLV. So, if we look at the people to people contact,
Then 50,000 Indian citizens are working in Bhutan in the construction, education, and technical sectors, especially those who are involved in infrastructure projects. So Indian daily workers also enter and exit Bhutan every day, especially in the border towns. So there is also close bilateral cooperation in the educational and cultural fields. About 950 scholarships are being provided annually by Government of India for Bhutanese students. So approximately 4,000 Bhutanese are also studying in undergraduate courses in Indian universities on self finance basis. So PM during this visit to Bhutan, PM Modi was also given the Order of the Druk Gyalpo Award, which was actually announced for him in 2021. So the next topic is reusable landing vehicle. This topic is important for your science and tech section. So ISRO has recently successfully conducted the Pushpak reusable landing vehicle landing experiment at the aeronautical test range in Chitradurga, Karnataka. So this landing experiment is the second of the series conducted at aeronautical test range, and RLV LEX-2 demonstrated the autonomous landing capability of reusable launch vehicle of from off nominal initial conditions at release from helicopter. So RLV LEX 02 mission demonstrated the autonomous landing capability of the reusable launch vehicle from challenging initial conditions after release from a helicopter. It is named Pushpak, the winged vehicle, which was lifted by an Indian Air Force Chinook helicopter and released from an altitude of 4.5 kilometers. So it autonomously approached the runway with cross range corrections and landed precisely. So this mission was accomplished by Vikram Sarabhai Space Center along with Liquid Propulsion System Center and ISRO Inertial Systems Unit. So what is reusable launch vehicle? It is a space plane with a low lift to drag ratio requiring an approach at high glide angles, which necessitate a landing at high velocities of 350 km per hour. It utilizes several indigenous systems, uh, which have been developed, of course, by ISRO. So the next topic is Order of the Druk Gyalpo. This topic is important for your international relations. PM Modi recently received the Bhutan's highest civilian award, which is also the Order of the Druk Gyalpo. So this is the most esteemed civilian accolade given by Bhutan, and it is reserved for individuals who have demonstrated exceptional contributions to society, embodying values of service, integrity, and leadership. So, as per ranking and precedence established, Order of Druk Gyalpo was instituted as a decoration for lifetime achievement, and PM Modi has been conferred this award for outstanding contribution to the growth of India-Bhutan relations. PM Modi also became the first foreign head of government to receive this highest civilian award of Bhutan. Okay. So the next topic is METI Startup Hub. This topic is important for our economy section. So Ministry of Electronics and IT Startup Hub is empowering innovation, driving growth, and forging success within the vast landscape of Startup Mahakumbh 2024. So METI Startup Hub was established as an independent business division under the aegis of Digital India Corporation under the Ministry of Electronics and Information Technology. So it is aimed at fostering entrepreneurship and innovation in the technology sector. It supports startups, incubators, and centers of excellence through various programs and initiatives. So, it has a mission to build a conducive innovation and startup ecosystem by bringing together various innovation stakeholders and paving the way towards a strong economy. So, it acts as a national coordination, facilitation, and monitoring center, which will integrate all the incubation centers, startups, and innovation related activities of MITI. So, what is Digital India Corporation? It has been set up by Ministry of Electronics and Information Technology to innovate, develop, and deploy ICT. It plays a role of leader in promoting e-governance. It also provides strategic support to ministries and departments, both at central and state level, for carrying out forward the mission of Digital India program. So the next topic is STIG or STEG. This topic is important for your security section. So Indian Army has initiated a significant development in its technological capabilities by establishing the Signals Technology Evaluation and Adaptation Group. So basically it's a unit dedicated to researching and evaluating futuristic communication technologies like 6G,
artificial intelligence, machine learning, and quantum computing for military applications. So, its primary objective is to nurture technologies across wired and wireless systems, covering a wide spectrum of domains, including electronic exchanges, mobile communications, software defined radios, electronic warfare systems, and more. This unit will conduct technical scouting, evaluation, development and management of core ICT solutions. It will also help bridge the divide between armed forces on one hand and industry and academia on the other. It will also play a crucial role in fostering self-reliance in high-end communication technologies. And the establishment of this center of excellence is expected to be a game changer in India's quest for technological self-sufficiency. So the next topic is Galapagos Islands. This topic is important for your environment section. So Galapagos Island, which is a beautiful destination and a UNESCO World Heritage Site, is facing a pressing issue that is rising number of visitors who are threatening the delicate balance of this unique ecosystem. So Galapagos Island is situated in the Pacific Ocean. It is distributed on either side of the equator with an underwater wildlife spectacle with abundant life. So this island is situated um, um, west of equator, that is South America, and you can see it that it passes through the equator, and repeated volcanic eruptions have helped to form this rugged mountain landscape of this Galapagos Islands. So in comparison with most oceanic archipelagos, Galapagos are very young, with the largest and youngest islands Isabel and Fernandina with less than 1 million years of existence. And Mount Azul is the highest point of Galapagos Islands. It is characterized by low rainfall, low humidity, and relatively low air and water temperatures. It is also designated as a UNESCO World Heritage Site in 1978. So Galapagos is also known for many of the species who are endemic because they are not found anywhere else in the world. So Galapagos penguin, which is the only penguin, penguin is the only penguin species to live in the northern hemisphere. Otherwise, you may have seen the penguin only in Antarctica. Okay, so these were our topics for today. We'll meet next time with new topics. Until then, goodbye and take care.